आज इस लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैगज़िम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एजुस्डम जेनेरिस। ये लीगल लैंग्वेज के एग्ज़ाम में भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस इट इज़ ऑल्सो रेलिवेंट मैगज़िम इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो आइए जानते हैं इसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मतलब है एजुस्डम जेनेरिस का। तो सबसे पहले ये जो टर्म है एजुस्डम जेनेरिस, इसका मतलब होता है ऑफ सेम काइंड, सेम प्रकार का, है ना। अब ये इससे क्या लिंकेज निकालते हैं हम, देखिए हम लोगों ने रूल पढ़े थे, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हम लोग अलग अलग प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं। तो उसमें अगर एक जगह पर सेम तरह के शब्द एक सीरीज में मेंशन है तो वो एक जीनस फॉर्मुलेट करता है, वो एक फैमिली फॉर्मुलेट करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, जैम, ये एक कैटेगरी की चीज़ें हैं और अगर वो एक साथ लिखी हैं किसी प्रोविजन के लैंग्वेज में, सो इट फॉर्म्स अ कैटेगरी ऑफ सेम काइंड और ऑफ सेम नेचर। इसी को कहते हैं एजुस्डम जेनेरिस। अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं इंटरप्रिटेशन रूल में, ये जानते हैं। Where a series of words are employed in the language of a provision constitute a particular class or a category of genus and they are followed by a general word, then the meaning of such general word is limited to that class or category only. कि अगर एक पर्टिकुलर किसी प्रोविजन में एक लैंग्वेज के अंदर सीरीज से कुछ शब्द लिखे हुए हैं और वो सारे के सारे शब्द एक पर्टिकुलर क्लास, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को डिनोट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो जब इन 4 वर्ड्स के बाद एक जो 5वां वर्ड लिखा है, ठीक है, और वो एक जनरल वर्ड है, वो इनसे भले ही रिलेटेड नहीं है, पर क्योंकि वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसके सक्सीडिंग लिखा है, तो इसका मतलब जब अगर इंटरप्रेट करा जाएगा इंटरप्रिटेशन रूल्स के थ्रू, तो उसका मतलब भी इस ही कैटेगरी से डिराइव किया जाएगा। देखो इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, जैसे कि एक एक्सप्रेशन है ब्रेड, बटर, जैम एटसेट्रा, राइट। अब ये सारे क्या है, किस कैटेगरी को डिनोट करते हैं, एडिबल्स, ये सब खाने की वस्तु है, राइट। तो दे ऑल फॉर्मुलेट अ वन जीनस, ये सब एक कैटेगरी में आ जाते हैं। अब देखो ब्रेड, बटर, जैम एटसेट्रा, ये सारे वर्ड्स को फॉलो कौन कर रहा है, एटसेट्रा। तो अब एटसेट्रा में क्या कवर होगा, अगर हमें इसे इंटरप्रेट करना है, अगर ये क्वेश्चन में है कि व्हाट इज बीइंग कवर्ड अंडर द टर्म ऑफ एटसेट्रा, तो बिकॉज अब बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनेरिस, क्योंकि इसके प्रोसीडिंग वर्ड्स एक जीनस फॉर्मुलेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब भी उन्हीं से रिलेटेड डिनोट किया जाएगा या फिर इंटरप्रेट किया जाएगा। Since these words are followed by the term etc, which is a general word, the word etc may carry any meaning but that is restricted to edibles only. तो अब इसका जो मीनिंग है वो उस कैटेगरी के टुवर्ड्स रेस्ट्रिक्ट है, मतलब हो सकता है कोई सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई चॉकलेट हो, कोई फ्रूट हो, पर होगा एडिबल ही, राइट। वो उसकी जो इंटरप्रिटेशन की जो लिमिट है ना, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है उसके प्रोसीडिंग वर्ड्स ने, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ एजुस्डम जेनेरिस। फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा मे मीन बिस्किट और अ केक सिंस दे आर ऑल्सो एडिबल्स, बट इट कैन नॉट मीन सारी, राइट। वो बिस्किट हो सकता है, उसका मतलब उस एटसेट्रा में केक आ सकता है, चॉकलेट आ सकता है, पर उस एटसेट्रा में सारी नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ एडिबल आइटम, राइट। सो दिस रूल इज नोन एज एजुस्डम जेनेरिस। तो ये रूल है इंटरप्रिटेशन का जिसे हम कहते हैं एजुस्डम जेनेरिस। अब लॉर्ड हेल्सब्यूरी ने इसको एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में, दैट जनरल वर्ड्स मे बी रेस्ट्रिक्टेड टू द सेम जेनेरिस एज द स्पेसिफिक वर्ड्स दैट प्रीसीडेड देम। कि वही जो बात ऊपर लिखी थी कि अगर कोई जनरल वर्ड है, अगर हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि उससे प्रोसीडिंग जो भी वर्ड्स, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, वो एक सेम जेनर से बिलोंग करते हैं, तो इस जनरल वर्ड का मीनिंग भी उसी जेनर के टुवर्ड्स रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, राइट। जैसे कि सॉन्ग्स के जेनर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैड सॉन्ग्स हो गए, मेलोडी सॉन्ग हो गए, ठीक है, रिमिक्स हो गए, तो ये अलग अलग जैनर है। तो अगर कोई सॉन्ग एटसेट्रा में आ रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है किस में आएगा, और उससे आगे वाले सारे सॉन्ग सैड सॉन्ग्स थे, तो एटसेट्रा की परिभाषा में भी सैड सॉन्ग ही आएगा, ठीक है। ये इसका सिंपल भाषा में मतलब है। एजुस्डम जेनेरिस इज द रूल विच सर्व्स टू रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग ऑफ जनरल वर्ड्स टू द थिंग्स और मैटर्स ऑफ सेम काइंड एज द प्रोसीडिंग पर्टिकुलर वर्ड्स। तो कहीं ना कहीं ये वो रूल है जो कि जनरल वर्ड के मीनिंग को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि अगर इससे प्रोसीडिंग वर्ड्स एक पर्टिकुलर जेनर को डिनोट कर रहे हैं, कैटेगरी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब भी उस ही लिमिट में रेस्ट्रिक्टेड है, सीमित है। नाउ अभी अगर
हमें एडजस्टम जनरस अप्लाई करना है किसी भी इंटरप्रिटेशन के दौरान, तो हमें क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, या कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी एडजस्टम जनरस अप्लाई होगा. सो द रूल ऑफ एडजस्टम जनरस कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड. कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ एन्यूमरेशंस. जैसे ऊपर का एग्जाम्पल था ना कि लाइन से थी ब्रेड बटर जैम, एक सीरीज में थी. देयर वाज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच वाज इन अ सीरीज. तो देयर शुड बी अ सीरीज ऑफ एन्यूमरेशंस. All such enumeration or all such terms must constitute a class. दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो सारे ही वर्ड्स जो हैं वो एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो. द जनरल वर्ड मस्ट हैव बीन यूज आफ्टर दैट. और तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जिस जनरल वर्ड पे हम ये एडजस्टम जनरस अप्लाई करेंगे या जिसको हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो उन सीरीज ऑफ वर्ड्स के आगे ही, मतलब उसके जस्ट आगे ही वो वहाँ पर होना चाहिए, सेंटेंस के अंदर या प्रोविजन के अंदर या किसी भी अदर स्टैट्यूट में. राइट, सच जनरल वर्ड मस्ट हैव बीन यूज जस्ट आफ्टर दैट सीरीज ऑफ वर्ड्स विच आर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जीनस. द रूल शैल हैव नो एप्लीकेशन इफ देयर इज ओनली वन एन्यूमरेशन बिकॉज अ सिंगल स्पीसी डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ जीनस. ये तो आप सबने पढ़ा होगा ना कि कोई एक पर्टिकुलर चीज ग्रुप कैसे बना सकती है. एक बंदा ग्रुप बना सकता है क्या? सिमिलरली एक स्पीसी जीनस फॉर्मुलेट नहीं कर सकती है. सिर्फ ब्रेड को रिप्रेजेंट, अगर हम ब्रेड बोल रहे हैं और फिर उसके बाद आगे पीछे की चीज़ें कुछ और ही कह रही हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ब्रेड एडिबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर मोर वर्ड्स विच आर फॉर्मुलेटिंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी. तो एक एन्यूमरेशन नहीं होना चाहिए जहाँ पे भी सिर्फ एक वर्ड है और फिर हम उससे इंटरप्रेट कर रहे हैं उससे उसके अगले वर्ड का मीनिंग. तो ऑन दैट पॉइंट एडजस्टम जनरस अप्लाई नहीं होगा. The rule cannot be applied where several enumerations preceding the general word belong to different categories. और ये भी important है इस रूल को अप्लाई करने के लिए कि अगर हम लोग एटसेट्रा को इंटरप्रेट कर रहे हैं और इससे जो पिछले शब्द हैं वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग नहीं करने चाहिए. वही बात रिपीट हो रही है कि सारे वर्ड्स एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हो. ये ब्रेड है तो ये सारी नहीं हो, ये मोटर व्हीकल नहीं हो, ऐसे तो फिर ये सब के सब एक इंडिविजुअल कैटेगरी को फॉर्मुलेट करेंगे ना. तो बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग सिमिलर कैटेगरी, दैट इज वाई दे आर टर्म्ड और रेफर टू अ पर्टिकुलर जीनस, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उस आगे वाले जनरल वर्ड का मीनिंग को डिराइव करेंगे. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि वो जो प्रिसीडिंग एन्यूमरेशंस हैं वो अलग अलग कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए. राइट, तो ये सारी 5 कंडीशंस को जब फुलफिल करती है सिचुएशन, तब उसी जगह पर कोर्ट जो है वाइल इंटरप्रिटेशन एडजस्टम जनरस रूल को अप्लाई कर सकते हैं. नाउ वी आर हैविंग अ केस हियर, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस केम्पैया, 1998 का केस है. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रूल ऑफ एडजस्टम जनरस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, दैट जनरल वर्ड्स शुड बी गिवन देयर फुल एंड नेचुरल मीनिंग. एक जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि किसी भी जनरल वर्ड को अगर हमें इंटरप्रेट करना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें उस शब्द का फुल फ्लेज नेचुरल मीनिंग देना चाहिए. जबकि ये एडजस्टम जनरस का रूल तो एक तरीके की एक्सेप्शन लगा रहा है, एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि भाई जो प्रीसीडिंग जीनस ने मीनिंग डिराइव करा उसी मीनिंग को हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. सो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस रूल ऑफ एडजस्टम जनरस इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन. राइट, आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा. नाउ एप्लीकेशन ऑफ द रूल ऑफ एडजस्टम जनरस. तो इस रूल से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, जैसे कि जगदीश चंद्र गुप्ता वर्सेस कजारिया ट्रेडर्स लिमिटेड. इन दिस इट वाज ऑब्जर्व बाय जस्टिस हिदायतुल्लाह that the rule of adjustum generis cannot be applied unless there be a genus constituted or a category which admits a number of species or a member of species. देखो वही बात अगेन जस्टिस हिदायतुल्लाह जी ने कहा कि एडजस्टम जनरस तब तक अप्लाई नहीं होगा जब तक एक जीनस नहीं हमें दिख रही हो कॉन्स्टिट्यूट होती हुई, हमें एक स्पीसी ऑफ एक ऐसे वर्ड्स नहीं दिख रहे हैं जो कि एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. अगर नहीं है ऐसे तो फिर हम उस जनरल वर्ड का मतलब उससे कनेक्ट करके नहीं डिराइव करेंगे. राइट, so this was Jagdish Chandra Gupta versus Kajaria Traders Limited. We are having one more case, AG versus Browns. It was of 1920. इस केस में इस स्टैट्यूट के एक सेक्शन को इंटरप्रेट किया गया, दैट वाज सेक्शन 43 ऑफ कस्टम कंसोलिडेशन एक्ट 1876. सो इसके अंदर इस सेक्शन 43 को इंटरप्रेट किया गया इन विच द वर्ड्स आर्म्स एंड अम्यूनिशन और गन पाउडर और एनी अदर गुड्स वर एम्प्लॉयड. ठीक है, ये वर्ड्स थे. अब इसमें जो अदर गुड्स है
इस ये क्वेश्चन में था कि इस अदर गुड्स की परिभाषा में क्या आता है. सो इट वॉज हेल्ड दैट the word any other words refer to the goods which are similar to arms and ammunition, because इससे जो preceding words हैं arms, ammunition, gun powder, ये सभी एक कैटेगरी को फॉर्मुलेट करते हैं, एक कैटेगरी को डिनोट करते हैं, इसीलिए अदर गुड्स में भी उसी प्रकार के सिमिलर गुड्स इसमें आएंगे. राइट. तो ये केस आप लोगों को समझ भी आ गया होगा और याद भी रहेगा. ईजी केस था. Now there are few cases where the court refused to apply the rule of adjustum generis. अब कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें कोर्ट ने इस रूल को अप्लाई करने से मना कर दिया. देखते हैं वो कौन से, वो भी पता होने चाहिए. So the courts have refused to apply the rule of adjustum generis in cases where the required conditions were not fulfilled. वही ना, देखो बहुत साफ सीधी बात है, वो 5 कंडीशन तो याद कर ही लेना कि कहाँ पर एडजस्टम जनरस अप्लाई होगा और वहाँ पे ये कंडीशंस फुलफिल होना ज़रूरी है. तो कहाँ, जब कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया, इसका मतलब कोई ना कोई कंडीशन मिसिंग है. चलो केस देख लेते हैं. नेशनल एसोसिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्सेस बोल्टन कॉर्पोरेशन 1942. सो इन दिस केस द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन विच इज़ प्रोवाइडेड इन इंडस्ट्रियल कोड्स एक्ट 1919 वॉज इंटरप्रेटेड. ठीक है. तो इस एक्ट की डेफिनेशन थी वर्कमैन की, उसको इंटरप्रेट किया गया. अब डेफिनेशन क्या थी? सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, वर्कमैन मीन्स एनी पर्सन हु एंटर्ड इनटू अ वर्क अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एम्प्लॉयर, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ मैनुअल लेबर, क्लेरिकल वर्क और अदरवाइज. तो ये डेफिनेशन थी वर्कमैन की. और यहाँ पे देखो एक सीरीज ऑफ वर्ड्स दिख रहा है, मैनुअल लेबर, क्लेरिकल वर्क और अदरवाइज. तो कोर्ट में क्वेश्चन आया कि अदरवाइज में क्या इंक्लूड होता है, अदरवाइज में कौन आएगा. तो क्या आपको लग रहा है मैनुअल लेबर, क्लेरिकल वर्क ये एक जेनर को डिनोट कर रहे हैं? देखिए कोर्ट ने क्या कहा. इट वॉज हेल्ड दैट द यूज ऑफ वर्ड्स और अदरवाइज डज नॉट ब्रिंग इन टू प्ले द रूल ऑफ एडजस्टम जेनरस बिकॉज मैनुअल लेबर एंड क्लेरिकल वर्क डू नॉट बिलोंग टू अ सिंगल जेनर. वो एक कैटेगरी का नहीं है. देखो मैनुअल लेबर में बिल्कुल एक अलग ही वर्क पावर है, एक अलग ही कैटेगरी ऑफ वर्क है, जबकि क्लेरिकल वर्क इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट डिपार्टमेंट. तो अदरवाइज टर्म को हम उन दोनों वर्ड्स की सिमिलैरिटी को कनेक्ट करते हुए नहीं डिराइव कर सकते हैं. हेंसफोर्थ यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि देयर इज नो प्ले ऑफ द रूल ऑफ एडजस्टम जेनरस इन दिस पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो ये हमको समझ आता है कि कहाँ पर और कैसी स्थिति में कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकती है इस रूल का एप्लीकेशन. नाउ इस वीडियो का एक लास्ट केस हम लोग देख रहे हैं. यहाँ पे केसेस के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट की बारीकियां हैं वो हमको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है. बिकॉज देखो अल्टीमेटली इंटरप्रिटेशन लॉ जो है वो मुख्यतः कोर्ट की अलग अलग इंटरप्रिटेशन, कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स पर ही बेस्ड है. राइट. और ये रूल्स भी वहीं से ही डिराइव होते हैं. द केस इज ईश्वर सिंह बग्गा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इस केस में मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 129 क्वेश्चन में था, which empowers any police officer authorized or any other person authorized by the state government to detain and seize the vehicles used without certification of registration or permit. तो इस सेक्शन के तहत पुलिस ऑफिसर को या फिर कोई भी और व्यक्ति जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है उसको पावर देती है कि वो जो भी व्यक्ति व्हीकल चला रहा है, अगर उसके पास क्या नाम है इस व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के कागज़ वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो उसको डिटेन कर सकता है, उसकी गाड़ी को, उसके व्हीकल को सीज कर सकते हैं. ये पावर सेक्शन 129 देता है. तो अभी क्वेश्चन में ये था कि पुलिस ऑफिसर तो समझ आ रहा है, पर ये अदर पर्सन की टर्मिनोलॉजी में कौन आएगा, हु विल बी कवर्ड अंडर दिस टर्म. सो इट वाज हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन अदर पर्सन कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय द रूल ऑफ एडजस्टम जेनरस हियर बिकॉज द मेंशन ऑफ अ सिंगल स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ जीनस. सही बात है. देखो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन थी ना कि सिर्फ सिंगल एन्यूमरेशन एक जीनस, एक कैटेगरी फॉर्मुलेट नहीं करती है, और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के अलावा प्रीसीडिंग वर्ड कोई भी नहीं है. देयरफॉर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करते वक्त कोर्ट की जरूरत नहीं है. यहाँ पे देयर इज नो प्ले ऑफ द रूल ऑफ एडजस्टम जेनरस. राइट. I hope the cases have been clear. Now before summing up, let's have a look upon इस एडजस्टम जेनरस कॉन्सेप्ट के क्या डिसएडवांटेज है और क्या एडवांटेज है. सो अगर एडवांटेज की बात करें, सो इट अलाउज द एक्ट टू अडाप्ट टू चेंजेस इन सोसाइटी. अब देखो ये कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया गया है ना, कि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के सर्कमस्टांसेस, जिस तरह की नीड है सोसाइटी की करंट सिनारियो में, उसके हिसाब से कोर्ट क्वेश्चनेबल वर्ड को एडजस्टम जेनरस को अप्लाई करते हुए इंटरप्रेट कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंजेस को अडाप्ट करते हुए जजमेंट्स देना, इंटरप्रिटेशन करने का एक स्कोप जो है वो ये रूल अलॉट करता है. राइट. द सेकंड इज देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ड्राफ्टमैन टू राइट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज इंक्लूडेड.
देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्राफ्टमैन फॉर एग्जांपल कोई लेजिस्लेशन ड्राफ्ट हो गया 1930 में, अब हो सकता है आज की आधुनिकता के समय के अकॉर्डिंग किसी चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो 1930 के ड्राफ्टमैन नहीं एनालाइज कर पाए या फोर्स ही कर पाए, और अगर वो बनाए भी तो नया ने कितनी लंबी लिस्ट बनाएंगे उस जनरल टर्म के अंदर। तो अब ये जो रिक्वायरमेंट है ड्राफ्टमैन की कि वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट प्रिपेयर करे, वो कहीं ना कहीं वो वर्कलोड भी रिड्यूस होता है इस रूल को अप्लाई करने के माध्यम से, है ना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेज हो गए। वहीं डिसएडवांटेज की बात करें, देखो हर चीज़ में अच्छाई भी है तो बुराई भी है ना। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेडिक्टेबल व्हाट जजेस विल कंसिडर टू बी द सेम कैटेगरी एज अ स्पेसिफिक वर्ड्स। अब देखो ये इंटायरली जो रूल है वो कोर्ट की इंटरप्रिटेशन पे, कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हो सकता है कई दफ़ा जिस जनरल वर्ड को कोर्ट कोई भी मीनिंग अलॉट करे, हो सकता है वो वहाँ पर एप्लीकेबल पूर्णतः ना हो, या हर बार हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट क्या कंसिडर करेंगे, क्या इसको सेम कैटेगरी कंसिडर करेंगे और इसको स्पेसिफिक जीनस में कवर करके उसका मीनिंग उससे इंटरप्रेट करेंगे नहीं करेंगे। तो समहाउ एक क्लैरिटी नहीं है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी है यहाँ पर इस रूल के एप्लीकेशन में, राइट। तो ये हो गया एजस्डम जेनरिस का कॉन्सेप्ट, जिसका लिटरल मीनिंग होता है ऑफ सेम काइंड, राइट। तो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों को कितनी हेल्पफुल लगी, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।